Hello everyone and welcome to the introduction part number 3। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वेव्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम वेव की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे और इनमें ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेव के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था और प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि एक वेव को आप किस तरीके से देखेंगे अपने सामने। आपको एक वेव जो ये मैंने पिक्चर बना रखी है इस तरीके से होगा। एक वेव इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट पर जाके ख़त्म होगी, मान लीजिए ये पॉइंट बी है। तो इस तरीके से आप एक वेव को देखेंगे। अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम वेव की सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जिसको हम कहते हैं वेव लेंथ। वेवलेंथ को हिंदी में हम तरंग दैर्ध्य के नाम से भी जानते हैं और वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं। वेवलेंथ होता क्या है, अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ वन वेव। एक वेव की जो लेंथ है उसको हम वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। तो एक वेव कितनी होती है, एक वेव ये हुई जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये आपकी एक वेव है। ये पॉइंट ए से शुरू कर रही है, ये पॉइंट बी पे खत्म हो रही है। तो पॉइंट ए से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसी को हम वेवलेंथ यानी कि लैम्डा के नाम से जानते हैं। तो अब चूंकि वेवलेंथ जो है वो लेंथ है तो इसकी जो यूनिट होगी वो लेंथ की तो यूनिट होगी। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, है ना, सेंटीमीटर, राइट, और एंगस्ट्रॉम, राइट, नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद माइक्रोमीटर, ठीक है, इसको हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं। तो ये बेसिकली वेवलेंथ्स होती हैं, वेवलेंथ की यूनिट्स ही होती हैं। इनमें से ये एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर ये ज़्यादातर कॉमनली यूज़ की जाती हैं। बाकी इसके अलावा मीटर या सेंटीमीटर भी हम यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वेवलेंथ क्या है। इट इज़ द लेंथ ऑफ वन वेव इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज। अब लेकिन अगर हम बात करते हैं परिभाषा की, डेफिनेशन की, तो हम ऐसा कह सकते हैं, एक डेफिनेशन ये है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। एक ये भी डेफिनेशन है। तो कैसे, जरा इसको समझते हैं। देखिए, एक वेव कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। देखिए, एक वेव कुछ इस तरीके से होगी, लाइक दिस, ऐसे करके, यूं करके, और ये, ठीक है। अब देखिए, यहां से यहां तक एक वेव और यहां से यहां तक दूसरी वेव। मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से बी तक एक वेव हो गई और बी से सी तक एक वेव हो गई। अब आप समझिएगा कि अगर मैं ए से बी के बीच की डिस्टेंस बोलूं तो इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब मैं इसको हाफ पार्ट ए पॉइंट को आगे खिसका देता हूं यहां पर, तो हाफ पार्ट बी भी आगे की ओर खिसकेगा और ये पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो ए आगे खिसक के, हाफ पार्ट आगे खिसक के ए डैश पे आएगा, तो बी आगे खिसक के बी डैश पे आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये अभी भी तो लैम्डा ही हुई। तो इसीलिए, और ये जो डिस्टेंस है वो दो कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमांगत, एक के बाद एक जिसे कहते हैं, एक के बाद एक आने वाले क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। इन द सेम वे आप ट्रफ के लिए भी कह सकते हैं। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये वेवलेंथ आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली चीज जो हम चलते हैं वो है वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर को हम दिखाते हैं न्यू बार से, ठीक है। वेव नंबर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। इट इज 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा का उल्टा यदि आप कर दें उसको हम कहते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर जो है ज्यादातर यूज किया जाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप पढ़ेंगे तो आप जो भी पीक्स पढ़ेंगे वो वेव नंबर की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो वेव नंबर क्या है, सिंपली इट इज द रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इसको हम कहते हैं वेव नंबर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेव नंबर क्या है। अब वेव नंबर की यूनिट क्या लेते हैं? वेव नंबर की यूनिट जैसा कि साफ समझ में आ रहा है, वेवलेंथ की यूनिट का रेसिप्रोकल होगी। भाई वेवलेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, तो ये हो जाएगी मीटर इनवर्स। ऐसे ही वेवलेंथ की यूनिट होगी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, इस तरीके से ये जो है आपकी वेव नंबर की वैल्यू आ जाती है। तो ज़्यादातर हम इसको मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स में हम लेते हैं। तो ये आपका वेव नंबर हो गया। तीसरी चीज होती है टाइम पीरियड। क्या कहते हैं हम इसको? टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है एक वेव को जनरेट होने में जितना समय लेता है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब एक वेव क्या थी? ये थी। इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि एक वेव का मतलब समझना। जो एक वेव होती है, एक तरंग होती है, इसको पूरा बनने में जितना समय लगता है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। हिंदी वाले इसको आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। हिंदी मीडियम वाले अगर कोई स्टूडेंट रहे होंगे तो वो याद रख रहे होंगे इस चीज को, उनको याद आ रही होगी, आवर्तकाल कहते थे। तो एक वेव को पूरा होने में जितना समय लगता है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, बनने में जितना समय लगता है। इसके अलावा एक बात और प्लीज ध्यान रखिएगा, ताकि आपको बाद में टॉपिक समझ में आए, कि ये जो आप एक वेव देख रहे हैं, ये जब बनता है तो इसको एक कंप्लीट साइकिल कहते हैं। इसको वन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जब एक वेव पूरी बन गई तो इसको हम वन साइकिल कहेंगे। टाइम पीरियड चूंकि टाइम है, इसलिए इसकी जो यूनिट होगी वो होगी आपकी सेकंड। सबसे कॉमन यूनिट है सेकंड, मिनट, आवर, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, बट सेकंड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट, सेकंड। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज जो हमें चलनी है वो है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। फ्रीक्वेंसी को हम दिखाते हैं न्यू से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से दिखाते हैं। कुछ कुछ टेक्स्ट में इसको एन से भी दिखाते हैं। मैं जनरली एन यूज करता हूं क्योंकि एन को रिप्रेजेंट करना आसान है। न्यू कभी कभी वी बन जाता है, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वी स्पीड के वी को हम स्पीड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बच्चों याद रखिएगा, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, जनरेटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव्स जनरेट हुई, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जरा अंतर देखिए। टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड था कि इट वाज द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन वेव। एक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए जो टाइम लगा, उसको हमने टाइम पीरियड कह दिया। यहीं पर फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड, कितनी वेव जनरेट हो गई। तो सपोज करो कि 1 सेकंड है, 1 सेकंड का टाइम हुआ, और से 3 वेव जनरेट हुई। वेव नंबर 1, वेव नंबर 2 एंड से वेव नंबर 3। तो यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में वेव नंबर 1, फिर वेव नंबर 2 एंड फिर वेव नंबर 3, 3 वेव जनरेट हुई इन 1 सेकंड। तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1 सेकंड हो गई। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कितनी वेव्स जनरेट होती हैं इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है? मैंने आपको बताया कि बहुत आसान है, एक वेव को एक साइकिल कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे कितनी वेव जनरेट हुई हैं? 3। तो यहाँ कितने साइकिल हुए? 3। तो ये यहाँ पर इसकी यूनिट होगी 3 साइकिल्स पर सेकेंड। 1 सेकंड में 3 साइकिल जनरेट हुई, तो वेव की एक यूनिट होती है साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है साहब, साइकिल्स पर सेकेंड। और इसके अलावा इसको हम 3 एच जेड, एच जेड का अर्थ होता है हर्ट्स, एच
HERTZ, हर्ट्स कहते हैं। हर्ट्स इसकी सबसे कॉमनली यूज की जाने वाली यूनिट है। तो 3 हर्ट्स कहिए या 3 साइकिल पर सेकंड कीजिए, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 CPS, 1 साइकिल पर सेकंड। तो ऐसे करके फ्रीक्वेंसी होता है। नाउ अगर थोड़ा सा आप गणित लगा सकें तो आपको ये समझ में आएगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का उल्टा होती है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होगी वो टाइम पीरियड की यूनिट से भी निकाली जा सकती है। क्या? कि इसकी एक और यूनिट होती है, वो है सेकंड इनवर्स। क्योंकि टाइम पीरियड क्या है? सेकंड है। तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/2 है, यानी कि इसकी एक यूनिट क्या हो गई? सेकंड इनवर्स हो गई। तो आपको ये भी नॉलेज हो जाती है यहाँ पे। तो आपने साइकिल पर सेकंड एक यूनिट देखी, और आपने हर्ट्स एक और यूनिट देखी, और आपने एक सेकंड इनवर्स एक और यूनिट देखी। नाउ यू मस्ट बी क्यूरियस कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन क्या होता है। ये मैं आपको डेराइव करूंगा, बट मैं ये अभी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप देखिए। एंड इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इन द वीडियो तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। और लास्ट पार्ट, ताकि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं बने, लास्ट पार्ट जो आपको मैंने बताना है वो था, ऊपर हेडिंग देखिए, मैंने वेवलेंथ बता दी, फ्रीक्वेंसी बता दिया, वेव नंबर बता दिया, टाइम पीरियड बता दिया। लास्ट पार्ट है v इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो याद रखिएगा, स्पीड, v को मैं यहाँ कह रहा हूँ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव जो होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड बराबर होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, और लैम्डा होती है वेवलेंथ। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है वेव की स्पीड। तो आप इसको स्पीड को दिखा सकते हैं v से, फ्रीक्वेंसी को यदि दिखाते हैं n से, और वेवलेंथ को दिखाते हैं लैम्डा से, तो v इक्वल्स टू एन लैम्डा आपका ये रिलेशन बनता है, ऐसा होता है। ना कई किताबों में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, प्लीज ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है बच्चों, वो होती है स्पीड ऑफ लाइट c, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड होती है, फिक्स होती है। इसलिए कई बार ये फॉर्मूले में v की जगह c आपको दिखता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो न्यू से दिखाई जाती है, ये है ना, याद रखिए, इसको कहते हैं न्यू, हिंदी में हम न्यू कहते हैं। तो न्यू ये हुआ, और लैम्डा, तो कई बार आपको c बराबर न्यू लैम्डा की फॉर्म में दिखाई देगा अमूमन टेक्स्ट बुक में। v इक्वल्स टू एन लैम्डा मुझे आसान पड़ता है, इसलिए मैं ऐसे सिखा रहा हूँ आपको। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहे कोई भी हो, सबकी स्पीड फिक्स रहती है, वो होती है इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। एक्चुअली लाइट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो होती है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से v और एन लैम्डा के बीच में, v और लैम्डा के बीच में रिलेशन है। ठीक हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के बीच में रिलेशन है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द डेरिवेशन ऑफ v इक्वल्स टू एन लैम्डा, and then I will also tell you the relationship between the derivation of the relationship between frequency and time period. I hope आपको समझ में आ गया होगा। Thank you so much.